चलिए बढ़ते हैं आगे और अब मार्केट्स पर टेक्निकल व्यू भी लेते हैं, क्योंकि आज अगर बैंक्स में इतनी बड़ी तेजी है, अच्छी तेजी है और निफ्टी भी अब आप 17,800 के पास देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या लॉन्ग के मौके होने चाहिए या फिर कोई हालांकि कंसोलिडेशन के बाद आज आपको ये वन साइड मूव दिख रही है। टेक्निकल व्यू बाजार पर बताने के लिए राजेश पालविया और ध्वनि हमारे साथ हैं। राजेश, क्या करना चाहिए इंडेक्स पे, यहाँ से क्या व्यू बनेगा? क्या 17,800 ऑलमोस्ट एक बार के लिए आ गया है? क्या यहाँ से अब भी लॉन्ग के ट्रेड होंगे या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह होगी? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, ट्रेड तो लॉन्ग साइड का ही रखना है क्योंकि मार्केट का टेक्सचर बुलिश है और जिस तरीके से हमने देखा बेस हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं और जो भी छोटी मोटी डिप मिल रही है यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और मोस्ट ऑफ द बीटन डाउन सेक्टर्स में भी अब हमने देखा है कि एक अच्छा बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखा और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक अच्छे अपमूव को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जब तक निफ्टी 17,650 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे बाय साइड का ही ट्रेड रखना होगा। छोटे मोटे डिप में यहाँ पे ऐड करें पोजीशन और हायर साइड पे 17,800 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं और जैसे ये लेवल क्रॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे तो हमें लगता है कि अनदर राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉल राइटर्स अब अपनी पोजीशन 17,800 के स्ट्राइक पे अनवाइंड करते हुए दिख रहे। तो हमें लगता है कि अगर ये 17,800 के लेवल को क्रॉस करेगा तो 18,000 की तरफ निफ्टी में मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। वहीं बैंक निफ्टी में बात करें तो वो सेटअप तो वन नॉच बेटर ही है निफ्टी से। 42,800 के ऊपर अब सस्टेन कर रहे हैं हम, तो इसके ऊपर रहा तो नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है 43,200 की तरफ जाते हुए दिखेगा। और इस रैली में देखा है हमने पीएसयू प्राइवेट दोनों ही बैंकों का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा है और जिस तरीके से पार्टिसिपेशन अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिला, ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अभी बैंक निफ्टी में हमारे स्टॉप लॉस अब जो है वो करीब 42,400 के आसपास है। 400 के आपके स्टॉप लॉसेस हैं। राजेश सर, सौदे बताओ, ट्रेड बताओ। पहला ट्रेड है एबीबी में। स्टॉक हालांकि 3-4% के आसपास की अभी गेन दिखा रहा है ड्यूरिंग द डे, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक 8 से 10 दिन के एक करेक्टिव मूव के बाद जो रिवर्सल बना है, अब स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। यहाँ पे ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। 3450 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 3315 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो बैंकिंग सेक्टर से, उसमें कैनरा बैंक पे हमारा व्यू बुलिश है। पिछले शो में भी हमने डिस्कस किया था इस स्टॉक पे और हमें लगता है कि ये 300 रुपए के ऊपर अब सस्टेन है। तो यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा, इसके प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे मार्च में ही, वहां तक ये बढ़ते हुए दिखेगा। इसके टारगेट हम प्रोजेक्ट करें करीब 324 तक के। और तीसरा स्टॉक होगा करीब श्रीराम फाइनेंस। ये स्टॉक में भी देखें तो आज जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप बने हैं तो श्रीराम फाइनेंस पे भी बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब होना चाहिए 1480-1500 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1405 के आसपास। तो एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट में देखें तो ऑलमोस्ट 15 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट श्रीराम फाइनेंस में होते हुए दिख रहा है। लॉन्ग बिल्टअप भी क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स एक्सपायरी भी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस का जिक्र राजेश जी हम आज सुबह ही कर रहे थे। स्टॉक में अच्छा मूवमेंट है और अब आपके भी पॉजिटिव रेडार पर हैं 1480 के टारगेट्स। लेकिन HDFC AMC के नतीजे अभी थोड़ी देर पहले आते हुए दिखे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट जब नंबर्स आए, क्योंकि आय के आंकड़े में गिरावट थी और मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा था, लेकिन नंबर्स रिएक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन वहां से क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया, 48 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान हुआ और उसके ठीक बाद देखिए HDFC AMC के स्टॉक में एक मूवमेंट है, निचले स्तरों से रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो एक इम्पैक्ट है रिजल्ट का जो कि इस वक्त आ रहा है। या देखेंगे स्टॉक कितना मूव करता है आगे बुलेटिन में। लेकिन ध्वनि हमारे साथ लास्ट आवर स्ट्रैटेजी ध्वनि से भी जानते हैं। गुड आफ्टरनून ध्वनि, बताएं क्या स्ट्रैटेजी बना रही है, आपके आइडियाज क्या होंगे? गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स पे 17,850 का लेवल है जो मुझे क्रूशियल लेवल लगता है, क्योंकि पहले हमने जो इसमें फॉल देखी थी वहां पे एक 50% का फिबोनाची लेवल मीट होता है, तो उसे क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए फॉर फर्दर एनी लॉन्ग साइड ऑफ ट्रेड। बैंक निफ्टी में डेफिनेटली पोटेंशियल बाकी है जहाँ पे 43,100 का लेवल आता है, जिसे क्रॉस करने पे बैंक निफ्टी और ऊपर की तरफ का एक नया टेरिटरी ओपन होगा और हमें फर्दर
फर्दर अपसाइड विटनेस करने को मिलेगा। डेफिनेटली फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे ओवरऑल अट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। मेरी तरफ से इसीलिए जो पहली पिक है वो एक बैंकिंग स्टॉक की है, जहाँ पे बंधन बैंक है, वो मेरा पहला पिक बनता है। बंधन बैंक में हमें आज के दिन में देखने मिला है कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से आपको इसके अंदर बाय करना है। 248 का टारगेट यहाँ पे बनता है, 216 का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी पिक जो मेरी यहाँ पे बनती है तो डिलीवरी के शेयर में है। ओवरऑल स्टॉक काफी एक डाउन ट्रेंड में रह चुका है, उसके बाद अभी फिलहाल स्टॉक एक बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, जिसके अंदर लास्ट 3 सेशंस में हमें एक अच्छा अपमूव विटनेस करने को मिला है। तो ये मोमेंटम ट्रेड बनेगा, जिसको कंटिन्यू करते हुए ऊपर का टारगेट जो है इसका 398 का बनता है। स्टॉप लॉस इसमें 344 का रखना है। ठीक है, डिलीवरी आपने ये लिया। इनफैक्ट ये स्पेस को आई वाज जस्ट वाचिंग एंड आई वाज अबाउट टू आस्क, ठीक है, आपने एक बैंक लिया है, मिड टियर बैंक पीएसयू स्पेस से, और दूसरा आपने न्यू एज स्टॉक लिया है। इनफैक्ट सारे न्यू एज स्टॉक को आज देखें आप, चाहे पेटीएम की बात करें, जोमेटो की बात करें, अपने एक बार सारे चार्ट्स लेकर आते हैं। 52 वीक लो से ऑलमोस्ट 50% जोमेटो पेटीएम जैसे काउंटर्स रिकवर हुए हैं। पॉलिसी बाजार लगभग अपने 52 वीक लो से लगभग 60% से ज़्यादा रिकवर हो गया। कार ट्रेड हो, डिलीवरी हो, जोमेटो पे तो खैर Q4 की एस्टिमेशन, सिटी की एक रिपोर्ट आई है और उन्हें लगता है कि इनके लॉसेस कम होंगे, एडजस्टेड एबिटा इंप्रूव होगा। वो एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप इन स्टॉक्स में अच्छी मूव देख रहे हैं। और अदरवाइज कुछ और न्यूज़ भी है जोमेटो पे, उनके जो न्यू स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज़ है उससे एक मोमेंटम बना हुआ है। तो धनी ने तो एक स्टॉक लिया है स्पेस से। राजेश, आपकी नज़र गई स्पेस पे, क्या आपको कुछ और पसंद आ रहा है जो यहाँ से अपसाइड पॉसिबल हो, एंट्री पॉइंट यहाँ पर अगर ढूंढें? तो प्रियंका जी, मुझे लगता है डिलीवरी के स्टॉक को यहाँ पे देखा जा सकता है। ये स्टॉक में जिस तरीके से करेक्शन के बाद वीकली चार्ट प्लेस्ड है, डिलीवरी में हमें लगता है कि एक बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि जैसे ही स्टॉक में 370-75 के टारगेट लेवल क्रॉस होंगे तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 440-450 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो एक बड़े करेक्शन के बाद लोअर साइड पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से नियर टर्म सेटअप में देखें तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को भी अब ये सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे वापस से लौटते हुए दिख रही, तो डिलीवरी यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 348 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें 390 से लेके 415 तक की अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। एकदम से जब पूरे बाजार की चर्चा हो रही थी ना, आजकल अडानी ग्रुप के शेयर्स की चर्चा ही नहीं होती है, ना हम पूछते हैं ना सामने वाला बताता है, इसलिए गुम से हो जाते हैं। ध्वनि, बताओगे कुछ अडानी स्टॉक्स के बारे में? पूछें। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे अडानी स्टॉक्स डेफिनेटली एक थोड़ा उसमें बोलते हैं जो इसके अंदर एक्साइटमेंट थी वो फिजल आउट हो चुकी है। वो स्टॉक के चार्ट्स में भी दिखती है। ओवरऑल अगर हम दूसरे अडानी स्टॉक्स की बात करें, जैसे अडानी पोर्ट है, तो उसमें हमें मोमेंटम मिसिंग आउट सा लग रहा है, जहां पे कोई भी एक मोमेंटम नहीं है। आप एसीसी का चार्ट उठा लीजिए, अंबुजा का, तो मोमेंट्स आते हैं बट इसके अंदर जो एक इसके अंदर वो होना चाहिए कि पुश होना चाहिए बुल पावर का, वो इसके अंदर मिसिंग लगता है। आज के दिन में हमने अडानी एंटरप्राइज में भी देखा कि एक अपमूव आई है, बट वो विटनेस करना, जो एक प्रेशर इसमें बाइंग प्रेशर बनना चाहिए, वो मिसिंग था। ओवरऑल स्टॉक डेफिनेटली ट्राई कर रहा है रिवाइव करने की, बट अडानी एंटरप्राइज स्पेसिफिक की बात करें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ में 1980 का लेवल क्रॉस करना। एक बार 1980 2000 के लेवल के ऊपर हमें अडानी एंटरप्राइज देखने को मिलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक मोमेंटम ट्रेड बनेगा जिसमें 2500 तक के टारगेट आएंगे। बट जब तक वो लेवल्स क्रॉस नहीं होते तो इसके अंदर, जैसे आपने कहा कि सब लोग भूल चुके हैं इसके बारे में, तो थोड़ी देर के लिए और इसे भूल जाना ही बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, वी हियर यू एंड वी रीड बिटवीन द लाइंस। ध्वनि, बिल्कुल। चलिए, ये तो रहा है अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर, लेकिन एक और स्टॉक है जो कि रिएक्ट कर रहा है एक खबर के चलते, जो फ्लैश आप इस वक्त देख रहे हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है 28 अप्रैल को। इस बोर्ड बैठक में बोनस शेयर पर कंपनी का बोर्ड विचार कर सकता है। ये खबर है जो कि एक्सचेंजेस पर है, लेकिन साथ ही स्टॉक प्राइस मूवमेंट करीब 2-2.5% तक की मजबूती। इंडिया मार्ट इंटरमेश के चार्ट चेक राजेश जी कीजिए।
तो अगर हम देखें तो पिछले आधे घंटे में काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे इंडिया मार्ट के स्टॉक में बना है, और जिस तरीके से स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। अगर वीकली सेटअप भी देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इंडिया मार्ट पे यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखना चाहिए। 5250 ये स्टॉप लॉस होंगे, और अपसाइड में हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 5400 430 की रेंज क्रॉस होगी तो ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो करीब 5800 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो एक काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने अब अपने एक रिकवरी फेज में यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये स्टॉक स्लो स्टडी अभी 6000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखने की सलाह है, लेकिन थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है। 50 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में हमें लगता है ये स्टॉक पोजिशनल बेसिस पे 5800 और 6000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो पहला टारगेट आप 6000 का यहाँ बता रहे हैं। इंडिया मार्ट के स्टॉक में लगातार एक मूव है, बीच में थोड़े बहुत ब्रीदर लिए लेकिन चल रहा है। 6000 तक के लेवल्स के लिए आप थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट रखना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। आज इप्का लैब और यूनिकैम लैब, इप्का लैब की एक स्टेक की न्यूज़ यूनिकैम लैब में जो आई उसके बाद हमने देखा इप्का लैब में लगभग 10% तक की डाउनसाइड मूव है। ये डील बाजार को पसंद नहीं आई, लेकिन एक बार शॉर्ट का ट्रेड और कितना और दबाव रह सकता है चार्ट्स पे ये समझ लेते हैं। एक्चुअली इप्का लैब डोमेस्टिक ब्रांड है, डोमेस्टिक रेवेन्यूज उसके, और यूनिकैम के एक्सपोर्ट मार्केट के, यूएस मार्केट के एक्सपोजर के लिए इप्का लैब ने डील किया, लेकिन इस डील को लेकर बाजार की चिंताएं हैं, जिसके चलते आप स्टॉक पे एक रिएक्शन भी देख रहे हैं। ध्वनि, इप्का लैब पे और क्या कितना प्रेशर बन सकता है? क्या एक बार रिकवरी प्ले के लिए इस लेवल प्लस करना चाहिए या अभी अवॉइड है? नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी एक रिकवरी प्ले इसके अंदर नहीं करना चाहिए। ओवरऑल वीकली चार्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ हफ्तों से हमें कॉन्स्टेंटली इसमें देखने मिल रहा है कि 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकलीज पे जो रहती है उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर बनने को देखने को मिलता है। और जब भी इसके अंदर एक ये नेगेटिव न्यूज फ्लो आता है तो उसके अंदर वापस से एक प्रेशर इसके अंदर और बिल्ड करता हुआ दिखता है। इसका अभी भी नीचे की तरफ का जो डाउन साइड है तो आपको इसमें और 720 तक की एक गिरावट मिलेगी। उसके बाद इसको रिविजिट करेंगे। अगर वहां पे कोई सपोर्ट स्टॉक दिखाता है तो हम इसके अंदर फ्रेश बाइंग या फिर रिकवरी ट्रेड की यहाँ पे अपेक्षा कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए इसके लिए अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है। कई बार क्या होता है ना, आपको कई बार आपको लग रहा होगा कि कई बार एनालिस्ट आपको ये कह रहे हैं कि अवॉइड करो, ये शेयर मत लो। अवॉइड करना, जितना अवॉइड करेंगे ना उतना बेहतर है, क्योंकि अवॉइड नहीं आप करेंगे तो आप उसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए पहले सेटल हो जाने दीजिएगा किसी भी अकाउंट को, उसके बाद उसके अंदर सौदा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इप्का के अंदर भी कुछ वैसे ही है। आज सुबह यूनिकॉर्न की बात, माफ़ कीजिए, एक सीजी कंज्यूमर्स की भी बात हुई थी। एक बार आप दिखा सकते हैं सीजी कंज्यूमर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स का शेयर, वो 10% टूटा था मैनेजमेंट के नाम आने पर, और उसके बाद वो 11.5 तक चला गया था। अभी भी आप देखेंगे किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज़ है। मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा तो फंस जाता है। जब भी शेयर के अंदर, खासकर कैश वाले शेयर्स के अंदर, जब भी 10% के आसपास का स्विंग आए, 5% का स्विंग आए, वेट कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद सेटल हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं उसके अंदर क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राजेश सर, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ना उस जगह पर आ गया है जब ये रिजल्ट्स के बाद गैप पे खुला था, यानी कि 2375 2380 के आसपास का ये क्लोज कर रहा है, तो कुछ सौदा कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिजल्ट्स का इम्पैक्ट खत्म हो गया, गैप खुला, नीचे चला गया, वापस उसी रेट पे आ गया है, कुछ ट्रेड ले सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? डीपी जी, ट्रेड लॉन्ग साइड का ही लेना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जिस तरीके से बन रहे हैं हमें लगता है ये स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। रिजल्ट के पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हमें लगता है सूनर और लेटर ये स्टॉक 2430 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखेंगे। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो होंगे करीब 2350 के आसपास। अपसाइड में हमें 2430 2440 तक की अपसाइड यहाँ पे इमीडिएट आते हुए दिख रही है। मार्केट एक नए जोन की तरफ भी बढ़ रहा है। 17,800 का ब्रेकआउट होगा तो हमें लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं रिलायंस की भी एक पार्टिसिपेशन रहेगा, जिसके चलते निफ्टी 17,800 के लेवल को क्रॉस करने में यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनाता हुआ दिखेगा। तो रिलायंस हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा इस रैली में, तो बाय करना चाहिए 2440 के टारगेट के लिए। इस रैली में करेगा रिलायंस पार्टिसिपेट, और ऑलरेडी यहाँ पर पार्टिसिपेशन नजर भी आ रही है, तो बाय यानी कि खरीदारी की राय इस वक्त मिलती हुई आपको
रिलायंस पर 2377 के लेवल्स पर। लेकिन 3 बज गए हैं और वक्त है हमारी खास सेगमेंट खबर गरम है का। जी बिल्कुल, शरद है हमारे साथ। खबर गरम है सेगमेंट में हर रोज खबरों के साथ वो नई सारी डिटेल्स लेकर आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक का। बताइए शरद। जी बिल्कुल मानसी, तो सबसे पहले बात करें तो GNFC फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट खबर ये आ रही है, डीलर्स लोग से हमारी बातचीत जो हुई है वो कह रहे हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस है वहाँ पे जो है कंपनी एंट्री ले सकती है, और इसके अलावा एक बड़ी ऑर्डर इनफ्लो भी एक्सपेक्टेड है, स्पेशली जो ग्रीन अमोनिया सेगमेंट है इसको लेके। ऑफकोर्स ग्रीन और क्लीन एनर्जी पे चर्चा चल रही है, पर एक ट्रांजिशन देखने मिल सकता है कंपनी में, और ये हाल ही में अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। अगर स्टॉक के बारे में बात करें टेक्निकल लेवल्स में तो ऑलमोस्ट 50 DMA लेवल्स के पास आ गई है, और अगर एक साल में देखें तो स्टॉक में लगभग 35% का डाउनटिक देखने मिला है, तो गिरावट भी है स्टॉक में, तो इसको ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। दूसरा स्टॉक जो होना चाहिए आपके रडार में वो है वैरोक इंजीनियरिंग, और यहाँ पे डीलर्स कह रहे हैं कि HNI बाइंग देखने मिली, और पिछले लास्ट घंटे में जो ये बाइंग इंटेंसिफाई हुई है 1:30 बजे के बाद से, तो इसको ज़रूर अपने जो है रडार में रखिएगा। वॉल्यूम्स भी देखा जाए तो पिछले 4 सेशंस में लगभग 10 गुना बढ़ चुका है कंपनी की वॉल्यूम्स, और आज ही जो है दिन के ट्रेड में जो है 100 DMA का जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है उसके ऊपर भी स्टॉक प्राइस गया है। तो ये दोनों स्टॉक जो थे आज हमारे फोकस में रहेंगे सेगमेंट में खबर गरम है में। पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सहमति लें। खबर गरम है स्टॉक्स में बताने के लिए और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी बताने के लिए आपके एडवाइजर से सहमति लेने के बाद ही आप यहाँ पर स्टॉक्स में कोई आप डील या कोई ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें खबरें मिल रही है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन स्टॉक्स में रिएक्शन इस वक्त तो नजर आ रहा है। वैरोक इंजीनियरिंग के काउंटर को देखा, ऑलमोस्ट 5% का मूव है पिछले साल से लेकर अब तक के। अगर शेयर की परफॉर्मेंस को देखें एक एक्शन देखने को मिला है। राजेश जी, वैरोक इंजीनियरिंग या फिर GNFC, क्योंकि GNFC भी हमारे खबर गरम है सेगमेंट का स्टॉक है। ग्रीन अमोनिया सेगमेंट में ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है, बिजनेस एक्सपेंशन दोनों स्टॉक्स के लिए, दोनों कारोबार के लिए आ रही हैं जो कि पॉजिटिव हैं। टेक्निकली चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? तो वैरोक इंजीनियरिंग में आज का मूव के बाद स्टॉक अब देखें तो अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है, जो कि है करीब 285 के आसपास। अगर ये 285 के ऊपर सस्टेन होगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 300-305 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं। 276 के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा। GNFC का अगर हम सेटअप देखें तो वीकली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल में यहाँ पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है स्टॉक। लेकिन अगर हम देखें तो ये जिस तरीके से नियर टर्म सेटअप बने स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे लौटते हुए दिख रही है। अगर स्टॉक इस रिकवरी में 550 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो एक यहाँ पे ब्रेकआउट बनेगा वीकली चार्ट पे, जो कि स्टॉक को फिर नेक्स्ट टारगेट 600 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो GNFC में पोजीशन होल्ड की जा सकती है लॉन्ग साइड की। जिनके पास पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 520 के आसपास। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते तो हमें लगता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये 550 के लेवल का ब्रेकआउट भी आगे आने वाले समय में करते हुए दिखे, और फिर स्टॉक में 580-600 तक की चाल भी आते हुए दिख सकती है। 580 और 600 दूसरा टारगेट, यहाँ तक की चाल आप देखते हैं। लेकिन एक स्टॉक कैपिटल गुड स्पेस से ABB को लेकर आते हैं। लगभग 3.5% की मूव ABB में है। अर्निंग्स का तो ट्रिगर है ही, अर्निंग्स के ट्रिगर के साथ साथ आपको उन प्लेयर्स पर भी नजर रखनी होगी जो ग्लोबल प्लेयर्स भी है और जो इंडिया पे कमेंट्री दे रहे हैं। ABB की जो नंबर्स ABB ग्लोबल से जो कमेंट्स आए हैं उसमें उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस तो बढ़ाई है ओवरऑल पेरेंट कंपनी की, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने इंडिया की ऑर्डरिंग एक्टिविटी में भी इंक्रीज बताया, लगभग 46% YOY। उसके चलते आप इस स्टॉक में इस कमेंट्स के बाद रिमार्केबल एक सर्च देख रहे हैं। ABB में अभी आगे क्या कर सकते हैं, या फिर रब ऑफ इफेक्ट उन दूसरी कंपनीज पे कैपिटल गुड स्पेस में जो ग्लोबली लिंक्ड है, या फॉर दैट मैटर ABB को ही पहले समझ लेते। चलिए ध्वनि, आप बताएं ABB पे क्या ऊपर के लेवल्स और देखती हैं? किसी ने अगर रखा हो अभी होल्ड की सलाह है, क्या नया एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए इस लेवल पर? जी बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पे ABB में अगर हम देख रहे हैं तो आज के दिन में हमें वॉल्यूम्स का जो पार्टिसिपेशन है वो एज कंपेयर टू लास्ट 10 डेज की वॉल्यूम से आज ज्यादा देखने को मिला है। ओवरऑल स्टॉक में भी हम देख रहे हैं 3.5% का एक अपटेक यहाँ पे है, जो मूविंग एवरेजेस है उनको भी सरपास कर चुका है। वीकलीज पे भी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है। इसका मोमेंटम कंटिन्यूएशन जो है वो रहेगा, जिसके अंदर आपको नेक्स्ट इसके जो टारगेट्स है तो 3460 के टारगेट्स के लिए आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए
लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर आपका एक BTST ट्रेड की तरह पे इसको ट्रीट कर सकते हैं। करंट लेवल से आप इसके अंदर डेफिनेटली एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, जिसमें आपको नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, तो आप 3300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। तो आप यहाँ से BTST ट्रेड भी रेकमेंड कर रही है ABB पे इन लेवल्स पर, ठीक है ध्वनि। इस बीच आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे, PM मोदी 2 दिन के दौरे पर केरला में, उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट एजेंडास पर, केरला में एक साइंस सेंटर का भी उन्होंने फाउंडेशन ले करना था, एट द सेम टाइम वाटर मेट्रो को स्टार्ट करना है, और एक और चीज जिसके लिए बाजार भी काफी एक्साइटेड है, रेलवे स्टॉक्स आप लगातार मूव देख रहे हैं, वो है वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी हुई खबर। वहां पर हरी झंडी दी है PM मोदी ने, और वो तिरुवनंतपुरम से कासागौड़ के बीच में ये इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है, और इस ट्रेन के कुछ फीचर्स भी कैप्चर करने की कोशिश किया हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने। आइए उनकी ये रिपोर्ट देखें। भारतीय रेलवे के लिए और केरला के लिए ये मौका बेहद खास है, क्योंकि केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। जी हां, कासारगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच में पहली वंदे भारत ट्रेन चलेगी, और उसी खास वंदे भारत ट्रेन में हम मौजूद हैं, और हमारे पास ये स्पेशल टिकट भी मौजूद है। ये सोवेनियर टिकट है, ये इनॉग्रल यानी कि पहला रन वंदे भारत ट्रेन का है, और ये वंदे भारत ट्रेन अब केरला में जो रेल यात्रा है उस अनुभव को शानदार और बेहतरीन बनाने जा रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसा लुक एंड फील रहेगा। तो ये चेयर कार क्लास है, ये कोच जो आप देख रहे हैं, और इसमें इस तरीके के 5 सीटिंग कॉम्बिनेशंस दी गई हैं। 3+2 का ब्लू कलर की चेयर है, जो इसमें लुक एंड डिजाइन है वो आप देख सकते हैं, काफी शानदार है। और इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो मसलन सबसे पहले अगर आप इसका सीटिंग कुशनिंग काफी बेहतर है, आरामदायक है। ठीक इसी तरीके से आप एक पुश बटन से इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, और आगे ये देखिए जस्ट विद अ पुश बटन आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से फोल्ड अनफोल्ड करके आप ट्रे, यहाँ पे ट्रे निकाल सकते हैं अपनी। अगर आप मील एंजॉय करना चाहते हैं, किताब पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए काफी आसान है। यहाँ पर आप मैगजीन रख सकते हैं। ये देखिए लेग स्पेस भी काफी शानदार है, वाटर बॉटल होल्डर यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करना चाहें तो उसके लिए हर सीट पर इस तरीके के चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं। अगर आप अपनी यात्रा के दौरान बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके के सेंसर बेस्ड लाइट दी गई हैं, तो जिनको आप यू टच करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इससे आप अपनी यात्रा के दौरान रीडिंग में आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगेज रैक काफी स्टडी है, पूरे कोच को LED लाइटिंग से जगमगाया गया है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे कोच में CCTV कैमरा दिए गए हैं, और ये CCTV कैमरा जो है रियल टाइम बेसिस पे फुटेज मॉनिटर करते रहेंगे। इस तरीके से आप देखें तो वाइड LCD स्क्रीन दी गई है, जिसपे जितनी भी अहम जानकारी है, मसलन आने वाला स्टेशन, ट्रेन की स्पीड, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। शानदार ट्रेन है, हालांकि ये 16वीं ट्रेन है, इसका मतलब 15 ट्रेन देश में और चल रही हैं, और लोग इसका अनुभव यानी इसका मजा भी ले रहे हैं। और एक नई ट्रेन 16वीं ट्रेन अब आपको केरल के अंदर चलती हुई दिखेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। आज सुबह ही एक शेयर के बारे में चर्चा हो रही थी, वो था RVNL, वो रेलवे विकास निगम से जुड़ा हुआ है। उसका रेल से कोई लेना देना नहीं, बल्कि रेल की इंफ्रा से लेना देना है। तो एक बार जरा RVNL ध्वनि चेक करना आप, और आपको 2 हिस्सों में चेक करना है। जिनके पास है उनके लिए नया टारगेट क्या बनेगा, और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। आज सुबह इसके बारे में डिस्कस हुई थी, ऑलमोस्ट ये शेयर सर्किट पे पहुंच रहा है अभी ये। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे जिनके पास ये स्टॉक है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, उसको होल्ड करना चाहिए। और फ्रेश पोजीशंस के लिए अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो इसका जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, इसका हम एक फिबोनाची एक्सटेंशन करते हैं तो ऑलरेडी इसकी जो हमें अपमूव विटनेस करने मिली थी, जो अक्टूबर 2022 के बाद से इसके अंदर चली थी, उसका ऑलमोस्ट 100% हमने वापस यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। जिसके बाद जो फर्दर टारगेट्स इसके अंदर एक्सटेंड होते हैं तो 133 तक के टारगेट्स यहाँ पे एक्सटेंड हो रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक को अगर इंट्राडे पे बात करें तो एक कूल ऑफ बहुत ही नेसेसरी है, जिसके अंदर आपको देखने मिलेगा कि वापस से स्टॉक अगर आप 98-99 लेवल तक का एक डिप लेता है तो वापस से आप उसके अंदर री एंट्री करिए, और 133 के टारगेट के लिए इसको वापस से आप होल्ड करिए। राइट, RVNL में जो आज जबरदस्त मूव है, कुछ स्टॉक्स हैं जो पर्टिकुलरली RVNL, तीतागढ़, BHEL, इन सब में अच्छी मूव है, और ये सारे बेनिफिशियरी भी हैं। एक बार BHEL को ही डिस्कस करते हैं। राजेश, एक बार BHEL के चार्ट्स पुल करें।
तो देखिए बीएचईएल में भी देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक में जरूर एक करेक्टिव मूव के बाद यहाँ पे रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है और आज के मूव में स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से स्लो स्टडी स्टॉक एक अप ट्रेंड को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 82-84 की तरफ होते हुए दिख सकता है। वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए। 80 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो हमें लगता है कि स्टॉक में एक बड़ी तेजी भी वहां से बनते हुए दिख सकती है। तो इमीडिएट टारगेट 82-84 की तरफ लग रहे। स्टॉप लॉस रखना होगा 75 का। स्टॉक में एक तेजी यहाँ पे हमें लगता है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से आते हुए दिख सकती है। ओके ठीक है, डन। अब क्योंकि नंबर्स पे हमारा थोड़ा फोकस ज़्यादा है और मार्केट भी उसी पे रिएक्ट कर रहा है। अगर आप इंडाइसिस के हिसाब से देखेंगे तो वैसे आज कुछ नहीं मिला आपको, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे 23 पॉइंट की बढ़त है निफ्टी पर और बैंक निफ्टी एडजस्ट करके जा रहा है, यानी कि दिन भर का स्विंग देने के बाद वो ऑलमोस्ट अभी 34-35 पॉइंट्स ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है 42,000 के इंडेक्स के बीच के अंदर। हाँ, तो आप इंजॉय ज़रूर कीजिएगा, लेकिन लास्ट में जाते हुए ये चेक करके जाना है कि हम रेजिस्टेंसेस के ऊपर हैं कि सपोर्ट के कितना नीचे जा रहे हैं। अभी तक हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच वाले हिस्से में हैं। एंजॉय ज़रूर कर रहा है, लेकिन सामने खतरा भी है। अब आगे बढ़ते हैं, मारुति के नंबर्स आने वाले, ये नंबर्स कैसे रह सकते हैं बताने के लिए सृष्टि मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सृष्टि बताइए मारुति के नंबर्स के बारे में। इस बार मारुति सुजुकी की बात करें तो सबसे अहम होगा कंपनी के मार्जिन्स देखना, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 9.8% पे कंपनी के मार्जिन्स दर्ज हुए थे। इस बार 10.5% के आसपास हम ये आंकड़ा की उम्मीद कर रहे हैं और अगर 10% से ज्यादा मार्जिन्स आते हैं तो Q2 FY21 के बाद हम देखेंगे कि कंपनी अपने मार्जिन्स 10% से ज्यादा पोस्ट करेगी। तो सबसे अहम ये आंकड़ा होगा देखना, बट इसके अलावा सभी पैमानों पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय की बात करें तो 12.5% की ग्रोथ की हमारी उम्मीद है। EBITDA में 21.5% के उछाल की हम उम्मीद कर रहे हैं। 3441 करोड़ हमारी उम्मीद है। मार्जिन हमने बताया ही कि 10.5% के आसपास हम अनुमान लगा के चल रहे हैं और मुनाफे में 6.5% के ग्रोथ के साथ 2502 करोड़ ये आंकड़ा आते हुए दिख सकता है। रियलाइजेशंस की बात करें तो जिस तरीके से कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए हैं, वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं, वहां पे 3% की ग्रोथ रहेगी। एसयूवी का जो मार्केट शेयर है उसमें बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं हुआ है, पर हाँ देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि आगे के लिए किस तरीके का कंपनी आउटलुक देख रही है। काफी सारे नए लॉन्चेस भी हुए हैं, उसको लेकर भी क्या बुकिंग नंबर सामने आ रहे हैं उस पे भी नजर रहेगी। और आखिरी में जो कि डीलर्स अभी हाईलाइट कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो कार की बुकिंग नंबर्स है उसमें थोड़ी कटौती हो रही है, उस पे कंपनी का क्या कहना है इस पे भी हमारी नजर रहेगी। तो मारुति सुजुकी के नंबर्स का इंतजार है। ठीक है, नंबर्स के साथ जुड़े हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कुछ सृष्टि आपको बता रही थी। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। हालांकि कल भी जब तक नंबर्स नहीं आएंगे हम आपके सामने सारी बातें रखते चलेंगे। राजेश सर, कोई रणनीति है मारुति के अंदर ट्रेड करना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, नहीं है तो आप पास भी कर सकते हैं, छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि पैसे खराब करने के लिए थोड़ी बैठे हैं सर। बिल्कुल। तो डिप्पी जी देखिए यहाँ पे जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है हमें लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। ट्रेड सेटअप के हिसाब से 8600 का लेवल क्रॉस होना जरूरी है अगर आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे लेना है। स्टॉक में हायर साइड पे थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, तो 8600 के बाद यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। नियर टर्म में फिर 8800 8900 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। ब्रेकआउट ट्रेड तो 8600 के ऊपर होगा। डाउन साइड में जो सपोर्ट है इसका इमीडिएट वो है करीब 8350 के आसपास। तो दोनों लेवल के आसपास अगर ये स्टॉक मिलेगा तो ही हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, रिजल्ट के पहले थोड़ा अवॉइड करेंगे। लेकिन इस बीच आप बैंक्स के कुछ ट्रेड्स देखेंगे, इंट्राडे ट्रेड्स या तो स्क्वायर ऑफ हुए क्योंकि बैंक्स नीचे भी आए हैं। HDFC बैंक हो या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो, वो तो अब लाल निशान में स्लिप हुए हैं और दूसरे बैंक्स में भी थोड़े तो नीचे आए हैं। BTST ट्रेड्स एक बार समझ लेते हैं। क्या BTST ट्रेड्स ध्वनि आपके पास है? एक तो मुझे याद है आपने अभी फिगर आउट किया था, और कुछ एडिशनल ट्रेड्स हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे BTS के ट्रेड के तरीके से MCX का स्टॉक है वो मेरी रडार पे आता है। ओवरऑल स्टॉक में हम आज के दिन में देख रहे हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज मिल रहा है। ऊपर से स्टॉक उसके अंदर जो वॉल्यूम्स भी है उसका भी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है और आप इसके अंदर देखेंगे तो सारी एवरेजेस के ऊपर स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल से MCX के अंदर आप एक बाय ट्रेड यहाँ पे BTST लेके जा सकते हैं। ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेगा तो 1540 का टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस आपको जो यहाँ पे मेंटेन करना है तो 1470 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरा
जो स्टॉक यहाँ पे है तो औरो फार्मा का स्टॉक बनता है। स्टॉक ऑलरेडी एक मोमेंटम के अंदर बना हुआ है और वॉल्यूम्स भी जो है हमें कंपैरेटिवली प्रीवियस डे से आज ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो करंट लेवल से आप औरो फार्मा के अंदर भी एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये आपको ऊपर की तरफ में 635 तक का एक टारगेट दे सकता है। नीचे जो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आज डेज लो को हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, जिसके अंदर 580 का स्टॉप लॉस आता है। ओके ठीक है, जो आपने दोनों स्टॉक्स बताए ना सर मैम BTST वाले, दोनों के दोनों स्टॉक्स में कहीं ना कहीं कुछ बस था। ठीक 24 घंटे पहले इसी कार्यक्रम में हमने आपको MCX का एक खबर गर्म वाले सेगमेंट में शेयर बताया था कि ये शेयर के अंदर कुछ पोजिशनल बाय हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा प्लेयर आ सकता है, 1 से 2% शायद वो स्टेक ले लेगा। कल कोटक के बारे में भी आपको जानकारी दी थी कि 15% स्टेक ऑलरेडी रखता है। जब हम श्रीकांत से पूछ रहे थे उन्होंने फिर मना कर दिया था, फिर हमने रुचित से इसके बारे में पता किया था, MCX के बारे में। आज अरविंदो फार्मा में सुबह सुबह एक ब्लॉक डील लगी थी, अगर आपको ध्यान होगा तो ब्लॉक डील लगने के बाद से लग रहा था कि आज अरविंदो फार्मा एक बेस बना देगा। शायद करीब 35-36 लाख शेयरों की ब्लॉक डील थी जो अरविंदो फार्मा के अंदर लगी थी एक। ये दोनों ही शेयर्स काफ़ी न्यूज़ में रहे और दोनों की आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। राजेश सर, आज जो बाजार जिस तरीके से बंद कर रहा है, क्योंकि देखिए 17,800 निफ्टी को दिखाना था, उसने शक्ल दिखा दी तो मुंह दिखाई होगी सर 17,800 के। 42,850 बैंक निफ्टी को दिखाना था, आज का हाई है 42,865, तो वो भी हो गया। तो एक काम करें सर, बजाय BTST के कुछ पुट वगैरह आप बता सकते हो जो लेके जा सकते हैं, या फ्यूचर्स को एक बार शॉर्ट करके जा सकते हैं, इतनी हिम्मत रखें क्या सर? तो डिम्पी जी देखिए, दोनों ही इंडाइसेस का मैं डेटा देखता हूं तो आज के सेशन में जो दोनों इंडाइसेस में डेटा बना है वो शॉर्ट कवरिंग का बना है। तो ये दिखाता है कि हमें लगता है कि फर्दर एक्सटेंड भी होते हुए दिख सकता है मूव, क्योंकि शॉर्ट जो थे वहां पे अपनी पोजीशन को कट करते हुए दिख रहे हैं। तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि टेक्सचर मार्केट का अभी भी बुलिश ही है और मेजर अर्निंग्स जो देखें निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफी कुछ ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखी है। तो हमें लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है अर्निंग्स में। तो मार्केट का कॉन्फिडेंस तो थोड़ा यहाँ लोटा है। हो सकता है कि 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट डिप ले ले, लेकिन हमें लगता है बाय एंड डिप्स की रणनीति रखे, कॉन्ट्रा ट्रेड थोड़ा अभी अवॉइड करेंगे। जो भी ट्रेड लेना होगा इंडेक्स में, आइदर अगर आपको BTST यहाँ पे ट्रेड नहीं करना इंडेक्स में तो कल सुबह मार्केट के मूड माहौल को समझ के यहाँ पे ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉसेस अगर रखना है, किसी को कंपल्सिव ट्रेडर है और शॉर्ट का ही ट्रेड रखना, तो स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, वो होगा 17,830 का। ये स्टॉप लॉस अगर वायलेट होते तो अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करें। लेकिन अभी एडवाइस ये रहेगी, जो कंपल्सिव ट्रेडर है कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो ही ये शॉर्ट करें, अदरवाइज अवॉइड करें शॉर्ट करने को अभी एज ऑफ नाउ। शॉर्ट करने का सिम्टम नहीं बन रहा है। लेकिन ये सवाल जो डिम्पी पूछ रहे हैं मेरे मन में भी आता है कि क्या एक बार के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। बट ठीक है, आपको तो आपने इनफैक्ट थोड़ी देर पहले शॉर्ट कवरिंग का एक और बाउट आ सकता है इसकी भी बात कही थी। नंबर्स पर ये एक्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रहा है और हाई बीटा नंबर्स जो इस हफ्ते आने हैं, 17% लगभग इंडेक्स के वेट के नंबर्स हैं, उसमें से एक बजाज फाइनेंस के भी नंबर्स आने हैं। बजाज फाइनेंस एक अच्छी मूव दिखा रहा है। एक बार नंबर्स एक्सपेक्ट समझ लेते हैं ममाक्षी से कि स्ट्रीट की उम्मीद क्या है। एक प्रीव्यू तैयार किया उन्होंने, फिर इस बार स्टॉक को डिस्कस करेंगे। ममाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस के चौथे तिमाही के नतीजे एक्सपेक्टेड है और हम एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में हम 29% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6,186 करोड़ पर। PPOP यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी करीब 29% का उछाल नजर आ सकता है। मुनाफा में करीब 23% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ सकती है और मुनाफा करीब 2,978 करोड़ पर एक्सपेक्टेड है बजाज फाइनेंस के लिए। प्रोविजंस अगर हम देखें सिक्वेंशियली डिक्लाइन हो सकते हैं 841 करोड़ से 829 करोड़ पर। तो ओवरऑल अगर हम देखें एक मजबूत क्वार्टर की उम्मीद की जा रही है ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। नेट इंटरेस्ट इनकम का जो ईयर ऑन ईयर मोमेंटम है वो भी काफ़ी मजबूत रह सकता है EOM को ट्रेंड को देखते हुए। ओपेक्स पर कंट्रोल और बेटर अदर इनकम के चलते PPOP को भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन्स में थोड़ा सा मॉडरेशन आ सकता है और क्रेडिट कॉस्ट भी आगे चलते थोड़े मॉडरेट हो सकते हैं। सुधरते कलेक्शंस के चलते एसेट क्वालिटी में भी सुधार आने की उम्मीद की जा रही है। तो ओवरऑल ये थे सारे एक्सपेक्टेशंस बजाज फाइनेंस को लेकर, मगर कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री जो आपको अपने रेडार पर रखनी होगी वो होगी कंपनी की ग्रोथ मोमेंटम को लेकर। क्या कंपनी ये ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन कर पाएगी, कॉम्पिटिशन क्या हो रहा है स्पेस में, इस पर कंपनी का क्या आउटलुक है, NIMs को लेकर कमेंट्री और उनके
नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर कमेंट्री, वो कैसे स्केल अप कर रहे हैं ये नए लॉन्चेस, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे सेट ऑफ नंबर्स और इसी के चलते स्टॉक फोकस में अच्छे सेट ऑफ नंबर्स। और इस वक्त आप देखें तो टॉप गेनर भी है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस पे क्या BTST ट्रेड लेंगे आप ध्वनि, या फिर मेजर ऑफ द मूव हो गई है? प्रियंका, यहाँ पे BTST ट्रेड के तरीके से मैं बजाज फाइनेंस को नहीं देखूंगी, क्योंकि आज के दिन में हमें जो 2.5% की मूवमेंट मिली है, तो इससे पहले की जो हमें डाउनवर्ड यहाँ पे मूवमेंट मिली थी उसके ऑलमोस्ट 61.8% फिबोनाची लेवल के पास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो करंट लेवल से BTST या फिर कोई भी एक कैरी फॉरवर्ड ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता है। जिसके पास भी ये ली हुई पोजीशन है तो उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि आप 6127 के पास इसका प्रॉफिट बुकिंग का रेट रखेगा। उसके अलावा यहाँ पे ये इसको कोई भी न्यू ट्रेड की तरह यहाँ पे ट्रीट ना करा जाए, नहीं ट्रीट करना चाहिए। HDFC लाइफ पर आप इनफैक्ट बड़ा ड्रैगर अगर निफ्टी के देंगे तो टॉप लूजर में HDFC लाइफ है। कल इसमें एक बड़ी सर्ज आई थी बिकॉज ऑफ द RBI नॉट टू एक्वायर मोर स्टेक फ्रॉम HDFC बैंक। आज ये क्या है, ये सिर्फ टेक्निकल रीजन से या प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है या फिर दबाव है, नए फर्दर शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि कल HDFC लाइफ के नंबर्स हैं। राजेश, HDFC लाइफ पे क्या करना है? तो देखिए, कल खबर के चलते स्टॉक ने एक पुल बैक जरूर दिया था और जिस तरीके से स्टॉक ऑलमोस्ट 550 के आसपास से ही वापस से रिवर्स होते हुए दिख रहा है, जो कि कोइंसाइड करता है स्टॉक के अपने 100 डे एज वेल एज 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। तो हमें लगता है कि 550 555 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा HDFC लाइफ में। बट ओवरऑल अगर इसके सेटअप को एनालाइज करें तो हमें लगता है ये स्टॉक में जो ये डिप मिला है टुवर्ड्स, अगर ये स्टॉक 520 515 की तरफ आता है तो वहाँ बाय किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक का सेटअप देखें तो अप स्लोपिंग चैनल में ये ट्रेवल करते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे। तो हमें लगता है स्टॉक में एक अप ट्रेंड तो यहाँ से सेट हो चुका है, लेकिन प्राइस एक्शन में थोड़ा सा अभी हमें लगता है 555 के लेवल को क्रॉस करने के बाद फर्दर एक्सटेंशन आएगा प्राइस का। बट डिप्स में बाय करने की सलाह 515 के आसपास अगर मिलता है तो एक अच्छा बाय होगा वहाँ। खैर स्पीच, क्योंकि आपको वंदे भारत ट्रेन तो आपको दिखाई हमने आपको रेलवे स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी दी है और आप RVNL के अंदर ऑलमोस्ट 20% का सर्किट लग गया। आज सुबह ये शेयर हमने नोटिस भी किया था आपके लिए और मानसी भी ये बात कर रही थी कि आज रेलवे स्टॉक्स तो हमको पूछने ही चाहिए, तो हमने आपके लिए एक स्टॉक ढूंढ के रखा था RVNL। हालांकि कई और रेलवे काउंटर्स भी हैं, लेकिन ये शेयर सुबह से ऐसा लग रहा था कि एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बन सकता है। माफ कीजिएगा, ये शेयर अब 20% के सर्किट पे आज लॉक हो गया। 105 रुपए का लेवल है, 20% का अपर सर्किट RVNL के अंदर आज लगा। आज सुबह इसने काफ़ी अच्छा ट्रेड दिया। सुबह हमारे मेहमानों ने भी इसको बाय कॉल में बकायदा डाला। हमने उनसे कैटेगोरली ये भी पूछा था, राहुल से हमने सवाल पूछा था आज सुबह कि मान लीजिए अगर मेरे से छूट गया, मैं भूल गया, मेरे को पता नहीं चला इसके बारे में, तो क्या मैं पछताऊँ, क्या मैं RVNL अभी भी ले लूँ? उस समय भाव था 91 का, मेरे को अच्छे से याद है। उस समय भाव था 91 का और अब भाव है 105 का। राहुल जी ने हमारा हौसला बढ़ाया और ये कहा कि नहीं, आप पछताइए नहीं, आपको पश्चाताप नहीं करना है, बल्कि आपको तो सेकंड राउंड के लिए तैयारी करनी है और 90 के बाद ये शेयर और चलेगा। तो और चला, आज लगा 20% का सर्किट। राइट्स जो रेलवे से जुड़ी हुई एक और कंपनी है, ये भी आज अपने 10% के सर्किट पे, ऊपरी सर्किट पे आज लॉक हुई है। ये रेलवे कंपनीज के इतिहास में रेयर है, या मैं बोलूँगा अब तक ये सबसे लंबी रैली है जो रेलवे काउंटर्स में हमने आती हुई देखी है। ऐतिहासिक रहा, चुनावी साल है, आपको पता है जब सरकार जाएगी देश के लोगों के सामने पटल पे पहुंचेगी तो वहां पे यही चीजें गिनवाई जाएंगी। ये 16वीं वंदे भारत ट्रेन अभी आप देख रहे थे, सड़कों का जाल है। खबर तो ये है कि हो सकता है कि एक फेज दिल्ली मुंबई रेलवे का और भी शुरू कर दिया, रोडवेज का और भी शुरू कर दिया जाए। ऑलरेडी जयपुर तक दिल्ली मुंबई भी शुरू कर दिया गया है। तो जो इंफ्रा पे खर्च हुआ, खासकर ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे, वो ऐतिहासिक है। अब तक चाहे एयरपोर्ट्स की बात करें, रेलवेज की बात करें और चाहे रोडवेज की बात करें, तीनों फ्रंट पे सरकार का काम काबिल तारीफ रहा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये देश की आम जनता का भी एक व्यू पॉइंट बनता है। रेलवे विकास निगम 20% के अपर सर्किट पे, रेट्स 10% के अपर सर्किट पे। सरकारी कंपनीज में जो रेलवे वाला हिस्सा है वो अपने आप पे पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर हुआ और आप देख पा रहे हैं
क्या शानदार मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। खासकर उन निवेशकों को काफी अच्छा फायदा होगा जिनके पास से पोजीशंस होल्ड पड़ी है, और उन फंड्स को भी काफी अच्छा फायदा हुआ होगा जिन फंड्स के पास ये पोजीशन एज अ होल्ड अभी भी रखी हुई है और उनके निचले स्तरों पे खरीदा हुआ है। ठीक है, अब तो सर्किट है तो ये पूछना थोड़ा बेमानी हो जाएगा कि इसको BTST करे ना करे, ले तो आप पाओगे नहीं, आपकी कल की कल देखेंगे। तो ये हमने आपके सामने बात रख दी। एक काम और करते हैं, क्योंकि मार्केट इंडाइसिस के हिसाब से भी देखना जरूरी होता है, वहां पे कुछ आपने शॉर्ट्स के सौदे ढूंढना शुरू करो, क्योंकि 850 और 42,850 पे एक लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, वो पता नहीं पार होगी नहीं होगी, वो चेक करेंगे, एक्सपायरी वाला समय है। इन्फोसिस एक बार राजेश सर आप चेक करोगे क्या? सुबह से मेरे को लग रहा है कि पता नहीं इन्फोसिस क्यों नहीं मार्केट की सपोर्ट कर रहा, कर भी नहीं रहा है। इन्फोसिस में कुछ शॉर्ट्स खोले जा सकते हैं क्या सर? अब एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो पूरे थ्रू आउट द सीरीज शॉर्ट बिल्टअप ही देखने को मिला है इन्फोसिस में। तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक तो प्रेशर रहेगा। एक्सपायरी के बाद एक बार देखना होगा रोल ओवर एक्टिविटी किस तरीके से प्ले आउट होती है स्टॉक में, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक ट्रेड कर रहा है नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो थोड़ा यहाँ पे हमें लगता है रिस्की हो सकता है शॉर्ट करना, क्योंकि ये 1200 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है स्टॉक के लिए। प्रीवियस जो बड़ा फॉल बना था लास्ट वीक में, उसमें 1200 के आसपास के ही लो बना के स्टॉक ने थोड़ा पुल बैक दिया था। तो फ्रेश शॉर्ट अगर इसमें ओपन करना है तो 1200 के नीचे ही करें, और हमें लगता है कि हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि रोल ओवर एक्शन इसमें जरूर आते हुए दिखेगी। तो रोल ओवर के एक्शन के बाद अगर पुल बैक बनता है टुवर्ड्स 1270 1280 की तरफ, वहां पे शॉर्ट करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। क्या तो ये राय आपको इस वक्त इन्फोसिस के चार्ट्स पर मिलती हुई दिखी है, लेकिन एक बार प्लेटफॉर्म स्टॉक्स का रुख करते हैं। BSE के चार्ट्स को टीवी स्क्रीन पर लेकर आए। CDSL, MCX, ये सारे के सारे स्टॉक्स में आज अच्छी खासी एक्शन, और सबसे आगे BSE के चार्ट्स ऑलमोस्ट 8% की तेजी यहाँ पर दिखाते हुए अच्छी मजबूती है। और इनफैक्ट अगर यहाँ पर देखें तो लगातार ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी जो देखने को मिल रही है वो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स के लिए काफी हद तक काम आ रही है। न्यू इनिशिएटिव्स की भी अगर बात करें, पिछले साल से लेकर अब इस साल तक कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पॉट गोल्ड ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ये सारे के सारे नए इनिशिएटिव्स थे जिन्होंने प्लेटफॉर्म स्टॉक्स को काफी हद तक एक नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाया, और इसी का असर है कि आए दिन हम इन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखते हैं। और साथ ही रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट्स और स्टॉक मार्केट पर लोगों का रुझान है जो कि इन स्टॉक्स को काफी अट्रैक्टिव बनाता है। ध्वनि, BSE लिमिटेड को देखें 8% की तेजी, MCX, CDSL आज अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे MCX डेफिनेटली हमने एक यहाँ पे BTST ट्रेड की तरफ कैरी फॉरवर्ड करा है। BSE को भी यहाँ पे अगर देखते हैं तो BSE की भी आज जो मूवमेंट आई है और उसके साथ जो वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। ये मोमेंटम ट्रेड आपको फर्दर कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपके जो टारगेट्स बनते हैं तो 520 तक का एक टारगेट बनता है। 520 को क्रॉस करने के बाद 550 तक का भी आपको इसके अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम विटनेस करने को मिलेगा। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है उनको होल्ड करके रखिए। फ्रेश पोजीशंस जो लेंगे उनके लिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बन जाएगा तो 475 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लॉन्ग करना है। राय आपको मिलती हुई, लेकिन इस वक्त बाजार में कहां से सबसे ज्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है? इंडेक्सेस में हम देख रहे हैं ये हफ्ते की शुरुआत ही काफी अच्छी नजर आई है, और इस हफ्ते की शुरुआत में सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक माहौल काफी बढ़िया बना है। आज के सेंटिमेंट्स को अगर देखेंगे, कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि अप मूव दिखा रहे हैं, और इंडेक्स की चाल कैसी है, फाइनल क्लोजिंग कैसी है, आइए प्रियंका से समझते हैं। ओवर टू यू प्रियंका। शुक्रिया। देखिए, क्लोजिंग में थोड़े से इंटरडे ट्रेड स्क्वायर ऑफ हुए हैं, इसलिए आपने बाजार को हल्का सा नीचे आते हुए देखा, लेकिन मूव आज स्पेसिफिक मिड कैप सेगमेंट में काफी रही। पहले निफ्टी गेनर्स की बात करते हैं, क्योंकि बड़ी अर्निंग्स इस हफ्ते जो आनी है उसमें बजाज फाइनेंस अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। टॉप गेनर में आपको पहले टॉप 5 गेनर्स में बजाज फाइनेंस का स्टॉक है। अडानी स्टॉक्स में आज अच्छा पुल बैक था, अडानी एंटरप्राइज दूसरे नंबर पर है। ब्रिटानिया के, नेस्ले के नंबर्स आए तो अब नजर ब्रिटानिया पे भी है, वहाँ वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन थी। ब्रिटानिया भी आपका टॉप गेनर है। बजाज ट्विंस दोनों ही है इस पैक में, और इनफैक्ट दूसरे जो स्टॉक्स हैं इंडसइंड पोस्ट नंबर्स भी अच्छी मूव दिखा रहा है। बैंक्स में ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है। लूजर्स में हालांकि HDFC लाइव, ये एक टेक्निकल रीजन भी हो सकता है क्योंकि कल स्टॉक में अच्छी सर्ज थी, आज प्रेशर है, और कल नंबर से पहले ये एक ट्रेड स्क्वायर ऑफ होते हुए दिख रहा है। HDFC लाइफ हो, UPL हो, HDFC ट्विंस हो, ये आज लूजर्स हैं, और साथ ही आपको एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में भी मूवमेंट है। न्यूज बेस्ड एक्शन आज मिड कैप स्टॉक्स में काफी देखने को मिल रहा है। मिड कैप लूजर्स की पहले बात करते हैं, उसमें आपको CG दिखेगा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, और वहां पर बड़ा रीजन है उनका जो मैनेजमेंट चेंज की जो अनाउंसमेंट है। प्रीतम घोष न्यू CEO होंगे, और
उनके साथ ब्रोकिंग हाउसेस का भी जो एक एस्टिमेशन निकल कर आ रहा है वो कि उनका एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल बिजनेस सेगमेंट में इतना नहीं है, जिसके चलते बाजार स्ट्रीट बहुत कन्विंस नहीं है उनकी इस लीडरशिप चेंज से, और जिसके चलते आप स्टॉक पे रिएक्शन देख रहे हैं। दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसमें आपका मैक्स हेल्थ केयर है, एंड सेकंड जो टॉप लूजर है मिड कैप स्पेस में वो है इप्का लैब, क्योंकि इप्का लैब का यूनिकैम में जो स्टेक है उस डील पर कई सारे क्वेश्चन है। एक तो यूएस मार्केट में अपना फोरे बढ़ाने की, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने की, मार्केट कैप्चर करने की इप्का लैब की इस डील पर संदेह इसलिए भी है क्योंकि यूएस वैसे ही फार्मा कंपनीज जो यूएस में यूरोप में डोमिनेटेड है उनके लिए बहुत सारे कंसर्न्स है, तो डील की वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है। इस चलते आप देख रहे हैं इप्का लैब पे भी 10% का डेंट आज देखने को मिल रहा है। गेनर्स में अगर आप बात करें मिड कैप गेनर्स पे, तो एक पूरा स्पेस अच्छा खासा न्यू एज प्लेटफॉर्म, चाहे जोमेटो हो, डिलीवरी हो, पेटीएम हो, सब में अच्छी मूव है। इनफैक्ट 52 वीक लो से तो काफी रिकवर हुए हैं स्टॉक्स। जोमेटो के क्योंकि नंबर्स पर एक सिटी की भी अच्छी एस्टिमेशन का रिपोर्ट आया, तो एक रब ऑफ इफेक्ट आपको पेटीएम जैसे स्टॉक्स पे भी देखने, पेटीएम में भी दिख रहा है, डिलीवरी में भी दिख रहा है, पेटीएम पे तो नहीं है माफ कीजिए, डिलीवरी पे देखने को मिल रहा है, जोमेटो पे देखने को मिल रहा है, पॉलिसी बाजार, इन सारे स्टॉक्स में दिख रहे हैं। तो ये स्पेस भी बाजिंग है जो मिड कैप गेनर्स है, और साथ ही टॉप मिड कैप गेनर एबीबी है, क्योंकि एबीबी ग्लोबल की जो कमेंट्स आए रिजल्ट्स के बाद वो इंडियन बिजनेस को लेकर भी काफी प्रॉमिसिंग है। सो ये सारे रीजंस हैं, और ये बड़े स्टॉक में मूवमेंट आपको आज देखने को मिल रही है मिड कैप स्पेस से और साथ ही निफ्टी के स्पेस से। लेकिन आज 17,800 भी आपने टच किया निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने 3 मंथ का अपना इंट्राडे हाई भी आज टच किया। स्मॉल कैप में भी आज 200 डीएमए को क्रॉस किया। सो ओवरऑल बुल्स की ग्रिप में एक अच्छा सेशन दिख रहा है, और अब भी शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड्स यानी लॉन्ग के ट्रेड्स ही इनिशिएट करके जाने चाहिए, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। फिलहाल शो को यहीं समेटते हैं। राजेश और ध्वनि, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज आपसे समय दिया और ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की। इसके साथ मुझे डिम्पी और मानसी को दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार अपडेट्स जारी रखने में जाएगा।